हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज आप लोग को ग्रुप डी का साइंस का पहला सेट करा रहा हूँ। साइंस का पहला सेट है और देखिए इसको मैं पीपीटी में बनवाया हूँ क्योंकि पहले उतना अच्छा पिक्चर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने पीपीटी के फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि और मैं अच्छा पढ़ाऊँ। ठीक है, चलिए आइए क्या बोला गया है देखिएगा। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? जिप्सम। जिप्सम को यदि गर्म कर रहे हैं तो क्या एक कोई रासायनिक यौगिक तैयार हो रहा है, उसका नाम बताइए। जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, कितना डिग्री केल्विन पे गर्म किया जाता है? 393 डिग्री केल्विन पे। कोई दिक्कत? गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी बनता है। आइए देखिएगा, जिप्सम गर्म करके एक रासायनिक एक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, जो अग्निरोधी पदार्थ होता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कोई दिक्कत? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 393 डिग्री केल्विन पे गर्म किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? चलिए, जिप्सम का सूत्र बताइएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। कोई दिक्कत? जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O। कोई दिक्कत? ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू 2H2O होता है जिप्सम का सूत्र। कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए और क्या लिखा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 393 डिग्री केल्विन के ऊपर गर्म करके शुष्क कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। यह मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। चलिए, इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने के लिए किया जाता है, साँचा बनाने के लिए किया जाता है, दंत चिकित्सा के लिए किया जाता है, मूर्ति और प्रतिमाओं को बनाने के लिए किया जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आवश्यक मात्रा में जल मिलाया जाता है और 5 से 15 मिनट तक कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहा जाता है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितना डिग्री पे गर्म किया जाता है? 393 डिग्री केल्विन पे। पूछेगा सेंटीग्रेड तो बोलिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं पे 120 भी लिखा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रतिबिंब पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है? बोलिए। पर्दा पे यदि कोई देख रहे हैं तो वो रहेगा क्या? वास्तविक रहेगा। या तो हो सकता है बड़ा रहे या तो हो सकता है छोटा रहे। पर्दा पे यही दोनों सिर्फ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर, यहाँ आइएगा, देखिए क्या दिख रहा है? सी। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए इसका डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब के गुण वास्तविक छोटा हो सकता है, वास्तविक बड़ा हो सकता है। कोई दिक्कत? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलने से बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण पे और उत्तल लेंस पे प्राप्त किया जाता है। बोलिए क्या होता है? रियल इमेज कहाँ बनता है? बोलिए। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में वास्तविक मिलता है। ठीक है, बाकी हर एक जगह आभासी मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए आइए फिर क्या बोला गया है। यदि यदि अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण बनाइएगा इस प्रकार से। ये हो गया अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया अवतल दर्पण। यहाँ हो गया पोल, यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? चलिए, बोला गया है कोई वस्तु यदि एफ पे है, वस्तु कहाँ पे? एफ पे। कोई दिक्कत? तो
उसका जो इमेज बनेगा, कोई दिक्कत बताइए। इमेज कहीं पीछे बनेगा, कोई दिक्कत। वस्तु छोटा है, इमेज बहुत बड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत। देखिए तो, और क्या बोले, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या बोले, या तो छोटा बनेगा या तो बहुत बड़ा बनेगा। अब बनेगा वास्तविक, ठीक है। देखिए वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पे कहीं मिलेगा, कोई दिक्कत। आइए, उसी प्रकार यदि कोई इमेज, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, यहाँ बीच में कहीं पे रहे, ठीक है, तो अनंत पे जाके इमेज इस प्रकार से मिल जाएगा, कोई दिक्कत है बताइए। यहाँ देखिए ऐसे मिलेगा और यहाँ से ऐसे जाएगा फोकस से होते हुए, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा, ये भी बहुत बड़ा रहेगा, उल्टा रहेगा और क्या रहेगा, देखिए तो वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत। ठीक इसी प्रकार उत्तल लेंस के फोकस पर होने पर प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर बनता है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा 3 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत फोटोग्राफी में होता है? श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम फोटोग्राफी है, समझे, श्वेत या श्याम फोटोग्राफी लिखा हुआ है। चलिए आइए, क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है और सिल्वर क्लोराइड भी होता है, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दोनों दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दोनों दिया गया है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन नंबर डी में दोनों दिया गया है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। आइए, सिल्वर क्लोराइड एवं सिल्वर ब्रोमाइड दोनों यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। AgCl, AgBr, AgF, AgL, AgI है प्रमुख सिल्वर हेलाइड्स है जिसका उपयोग बृहद पैमाने पर होता है। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के संवेदी होते हैं, ठीक है। जबकि जब प्रकाश ब्रोमाइड पर पड़ता है तो विघटित हो जाता है जिससे फोटोग्राफी संभव होता है, समझे। देखिए ब्रोमाइड पर जब प्रकाश पड़ता है तो विघटित हो जाता है जिससे फोटोग्राफी संभव होता है। चलिए आइएगा, सिल्वर क्लोराइड दवाइयों में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दर्पण में, पॉलिशिंग में तथा मिश्र धातु निर्माण में AgCl का उपयोग होता है। सिल्वर आयोडाइड मौसम परिवर्तन, कृत्रिम वर्षा और एंटीसेप्टिक दवाई। बोलेगा कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा क्या होता है बोलिए तो। AgI सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr फोटोग्राफी अवरक्त किरण रोकने वाले उपकरण अर्धचालकों में किया जाता है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट कहाँ यूज होता है बोलिए तो, बोटिंग में, और काला शाही में यूज होता है, कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए, एक धारावाहिक प्रणालिका किस प्रकार से होता है के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए, कैसा कैसा काम होता है जो बताइए। चलिए बताइएगा, प्रणालिका के लिए कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग मृदु लोहा के टुकड़े के चुंबक करने के लिए किया जाता है, क्या सही है? यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, ये सही है जो बताइए। क्षेत्र रखे सकेंद्रिक वृत्त होता है, क्या क्या सही है जो बताइए। चलिए, सकेंद्रित वृत्त किसमें बनता है बताइए तो, इस प्रकार का होता है, किसमें बनता है समझे, इसको बोलते हैं सकेंद्रित वृत्त। क्या इसमें ऐसा हो रहा है बताइए तो? नहीं,
ये एक ये एक क्या होता है जो बताइए। यह एक मृदु लोहा के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही दिखा हुआ, कोई दिक्कत। यह क्षण चुंबक भांति कार्य करता है, ये भी सही है, पर इसमें कोई संकेंद्रित वृत्त नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 ए में सही दिया हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए आइए कुछ इसका फैक्ट जान लेते हैं। चलिए, इसकी क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त होती है। ठीक है, देखिए, यानी कि इसकी क्षेत्र रेखाएं देखिए तो सेम है, बोलिएगा से सेम है, मतलब कि यहाँ तो तीनों हो रहा है जी, तो ऑप्शन नंबर तो मतलब कोई सही नहीं होगा इसमें क्या। जब संकेंद्रित वृत्त हो रहा है तो मतलब यहाँ ये भी सही होना चाहिए, दिया हुआ है। ठीक है, प्रणालिका स्प्रिंग के समान बनाए गए तार प्रणालिका के संरचना को कहा जाता है। ठीक है, प्रणालिका सोलेनॉइड किसी आधार पर लिए होते हैं जिसके भीतर चुंबकीय और चुंबकीय क्रोड होती है। ठीक है, विद्युत चुम्बकों को भांति उपयोग एवं नियंत्रित चुंबकीय क्षेत्र निर्माण में। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, कहीं यदि चुंबक का यूज करना है तो वहाँ पे भी सोलेनॉइड का यूज हो जाता है। कहीं चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करना है जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल में। प्रणालिका के अंदर संपूर्ण अक्ष पर लगभग समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब समझें, इसके अंदर जो होता है सभी जगह समान चुंबक होता है, और बाहर जो होता है जीरो होता है, कोई दिक्कत। देखिए, प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होते हैं, कोई दिक्कत। आइए, प्रणालिका के उपयोग इलेक्ट्रिक पोर्टेबल मार्कर में किया जाता है, डॉट प्रिंटर्स में, ईंधन इंजेक्टर में, हाइड्रोलिक बल्ब में, गाड़ियों के स्टार्ट करने की वाली प्रणालिका में होती है, कोई दिक्कत। चलिए, मतलब कि इसमें देखिए 1 और 3 हम कौन सा ऑप्शन लगाए हैं जो बताइए तो। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही था। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है क्योंकि इसमें तीनों सही हो रहा है। ठीक है, ये क्षण चुंबक भांति भी कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन तीनों सही होगा। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? चलिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम, कोई दिक्कत। चलिए, एड्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह रेट्रो वायरस के कारण फैलता है, रेट्रो वायरस के कारण एड्स फैलता है। एकल सिंड्रोम वायरस के कारण होता है, कोई दिक्कत। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। जिसको एड्स हो गया उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके फैलने का कारण यौन संबंधित के कारण, रक्तदान अनियमितता के कारण, मतलब किसी को रक्त चढ़ा रहे हैं और उसका बिना चेकअप किए वो चढ़ा दिए, जैसे मान लिया उस व्यक्ति को एड्स है और वो किसी और को रक्त दे दिया तो उसको भी एड्स हो जाएगा। नशीले इंजेक्शन के अधिक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जैसे देखते हैं आप लोग कहीं जाते हैं तो ड्रग्स लेता है इंजेक्शन से इंजेक्ट करके, और नशा हालत में पता नहीं चलता है कि वही इंजेक्शन किसी और को दिए हैं, उसी कारण भी फैल सकता है। इस रोग में रोगी का शरीर जगह जगह से फूल जाता है तथा रक्त प्रवाह अव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, और एड्स के रोग को पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट हो जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो क्या है, सर्वेंट सर्वेंट एसे लगाया जाता है। एलिसा टेस्ट द्वारा पता लगाया जाता है एड्स को। ठीक है, इसके उपचार में प्रयुक्त दवाइयाँ रिवावायरिन, अल्फा इन्फेरॉन और एजेड टी। ठीक है, देखिए ये दवाई के बारे में नहीं पढ़िएगा चलेगा। किस टेस्ट से पता चलता है? एलिसा टेस्ट। इसके रोग के कारण शरीर फूल जाते हैं, कोई दिक्कत। रोग के कारण शरीर फूल जाते हैं जगह जगह पे, कोई दिक्कत है तो बताइए। और कोई दिक्कत?
इस व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व है और अंतिम तत्व ज्ञात कीजिए। चलिए न्यूलैंड के अष्टक नियम। चलिए न्यूलैंड के प्रथम तत्व क्या होता है बोलिएगा? हाइड्रोजन, कोई दिक्कत? और अंतिम तत्व होता है क्या? थोरियम। टोटल तत्व कितना था? 56। ठीक है। ये लागू कहाँ तक था? कैल्शियम तक, कोई दिक्कत? ये द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन और थोरियम, कोई दिक्कत? चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ऐसे तो मैं बता दिया हूँ, यही चीज़ फिर बताऊँगा। देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन, ठीक है, और अंतिम तत्व थोरियम होता है। न्यूलैंड अपने समय तक के टोटल 56 तत्व ज्ञात किए थे। भारतीय संगीत के अनुसार 8 तत्वों के श्रेणी व्यवस्था में किया गया है। इन तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 8-8 की श्रेणी में निरूपित व्यवस्थित किया गया है। कोई दिक्कत? अभी मैंने बताया था टोटल 56 लागू कैल्शियम तक होता है। चलिए आइए देखिएगा। अष्टक नियम के अनुसार कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, आप देखिए कैल्शियम तक लागू है, मैंने बताया था टोटल। ये कुछ तत्व दिए हुए हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं न्यूलैंड की आवर्त सारणी के नियम अधिकतम कहाँ तक लागू है? कैल्शियम तक लागू हुआ था। कोई दिक्कत? ये अष्टक नियम भारी धातुओं पर लागू नहीं होती है, सिर्फ ये हल्के तत्व के लिए लागू हुई थी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरना 25 क्वेश्चन में अच्छा समय ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता होता है? चलिए कौन कौन सा जीव ऐसा होता है जो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है? चलिए बताइए क्या क्या होता है? क्या शैवाल और लाइकेन होता है, या फिर प्रोटोजोआ लाइकेन, शैवाल प्रोटोजोआ, और जीवाणु और कवक? तो बोलिएगा आप लोग, होता है जीवाणु और कवक। कोई दिक्कत? चलिए समझिएगा। जीवाणु और कवक जीव समूह का पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। जीवाणु मृतोपजीवी या मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। जीवाणु जैसे सड़ा गला पदार्थ को ये नष्ट करता है। जैसे कोई देखते हैं रास्ता पे कुत्ता मर जाता है, उसमें पिल्लू लग जाता है, वो जीवाणु होता है। कोई दिक्कत? लैक्टोबैसिलस वर्ज्य पदार्थ को अपघटित करके कवकों का मुख्य लक्षण है। जैसे कवक भी वही काम करता है, यह जंतुओं एवं पौधों में अवशेषों को अपघटित कर देता है। कौन सा? जीवाणु और कवक। कोई दिक्कत? आइए जैसे देखिए, जीवाणु का उपयोग भूमि की उर्वरता को वृद्धि करता है, दूध से दही में निर्माण में होता है, सिरका के निर्माण में होता है जीवाणु, तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद के वृद्धि में होता है, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में होता है, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में भी होता है जीवाणु का उपयोग। कवक का आइएगा, कुछ कवकों का प्रयोग सब्जी में करते हैं। पनीर उद्योग में एस्परजिलस कवक का प्रयोग होता है, पनीर उद्योग में। कोई दिक्कत? अल्कोहल उद्योग में ईस्ट जैसे कवक का प्रयोग होता है। ईस्ट क्या? एक कवक है। कोई दिक्कत? स्कैरोमाइसिज सेरीबीसी कवक का प्रयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी में होता है। देखिए जैसे आप ब्रेड खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, उसमें कौन सा कवक होता है बोलिए तो? बोलिएगा सैक्रोमाइसिज। समझे? अनेक एंटीबायोटिक्स औषधि में निर्माण में भी कवक का यूज होता है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए, गोलीय दर्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य है जो बताइए।
यह दर्पण पर अभिलंब होता है, बिल्कुल सही। ऐसे होता है गोलीय दर्पण, अभिलंब ऐसे होता है, कोई दिक्कत। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होती है, बिल्कुल सही। क्या ये सही है या गलत है, जो बताइए बताइए। आपतन बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित होती है? नहीं, कोई दिक्कत। आइए, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होती है, बिल्कुल सही। आपतन बिंदु तो कहीं भी हो सकता है। चलिए देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत। चलिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कुछ सत्य कथन। यह दर्पण पर अभिलंब होता है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होती है। मुख्य फोकस, आपतन बिंदु नहीं, यहाँ फोकस, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश किरणों जो कि बिना किसी प्रवर्तन के सीधे गुजर जाती है, इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। जैसे ये, कोई दिक्कत। चलिए आइए, अगला क्या है? उत्तल या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ मध्य बिंदु, पोल, कोई दिक्कत। चलिए, उत्तल या अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरण जब प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत? फोकस, एफ। एफ क्या होता है, जो बताइए। तो बोलिएगा रेडियस का आधा होता है, कोई दिक्कत। चलिए, दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f=1/v+1/u, कोई दिक्कत। ये होता है और दर्पण का फॉर्मूला। और लेंस का क्या होता है? 1/f=1/v-1/u। ये हो गया लेंस का। ये हो गया मिरर, ये हो गया लेंस। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है? -v/u। इसका होता है क्या? v/u, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, जहाँ पे v हमारा प्रतिबिंब दूरी है, u हमारा वस्तु की दूरी है, f हमारा फोकस दूरी है, कोई दिक्कत। कशेरुकि की यकृत कोशिका में ACR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? स्मूथ इंडोरेटिकुलम पदार्थ। चलिए, क्या है? क्या क्या होता है? औषधियों और विष का निरावीसीकरण पदार्थ के रूप में होता है। औषधियों और विषों के निरावेशीकरण के पदार्थ के रूप में होता है, जो बताइए। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत। लिपिड का संश्लेषण नहीं होता है स्मूथ इंडोरेटिकुलम में। प्रोटीन का भी संश्लेषण नहीं होता है, जटिल शर्करा का भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई दिक्कत। ACR का फुल फॉर्म, इसका विषों का निराविषीकरण होता है। विष मतलब क्या होता है? जैसे कि जो हमारा शरीर को नुकसान पहुंचाता है उसे विष कहा जाता है। यह ट्यूबुलर के रूप में होता है, इसमें राइबोसोम की कमी होती है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? महत्वपूर्ण कारण, ठीक है। इसमें लिपिड, इसके मुख्य कारण लिपिड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट उपापचय और कैल्शियम के एकत्रीकरण तथा इसके बाद निम्न एवं मतलब इसके बाद निम्न एवं कुछ और होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और छूटा हुआ है आई थिंक। बहुत गर्मी लगता है। चलिए, दवा विसहरण, पता नहीं इसमें कौन कुछ डाउट है, आइएगा। देखिए, चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स गार्नियर ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है?
RER, कोई दिक्कत? लिपिड संश्लेषण कौन करता है? स्मूथ एंडोरेटिकुलम। चलिए, मुख्य कार्य क्या है? औषधियों एवं विषों का निरवीकरण करके पदार्थ के रूप में होता है। कोई दिक्कत? पदार्थ के रूप में होता है स्मूथ एंडोरेटिकुलम के। ये जो है औषधियों और विषों का निर्विषीकरण करते हैं। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा को प्रवाहित की दिशा को उलट देता है? कौन सा उलटता है बताइए तो? बोलिए। कुंडली उधर उलटता है, या फिर मृदु लोहा कौर उलटता है, ब्रश उलटता है? नहीं, ये भी नहीं। विभक्त वलय, विभक्त वलय जो उल्टा कर देता है, हर एक 90 डिग्री के बाद इसको उलट देता है। कोई दिक्कत? क्या है? चलिए आइए देखिए, विद्युत मोटर का विभक्त वलय स्प्लिट रिंग उसे प्रवाहित धारा को प्रवाह की दिशा को उलट देता है। यह प्रत्येक आधा घूर्णन पर विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को परिवर्तित कर देता है। इस दिशा में परिवर्तन के कारण कुंडली एक ही दिशा में घूर्णन करता है। विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में बदलता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर का निर्माण सर्वप्रथम फैराडे ने किया था। कौन किया था? फैराडे ने किया था। इसका कार्य सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। मोटर क्या होता है? बायां हाथ के नियम। और जनरेटर क्या होता है? बोलिएगा दायां हाथ के नियम। कोई दिक्कत? जनरेटर दाएं हाथ के नियम पे काम करता है, फ्लेमिंग के। बल्ब के फिलामेंट से प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। चलिए, क्यों बताइए? इसलिए बनाया जाता है फिलामेंट को अत्यंत पतला और लंबा, क्योंकि उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक भी होना चाहिए। अच्छा की जगह उच्च भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए देखिए, बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ पढ़िए। बल्ब के फिलामेंट के उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। टंगस्टन प्रतिरोध तथा गलनांक उच्च होना चाहिए। अभी बोले ना, गलनांक भी उच्च, प्रतिरोध भी उच्च। R इक्वल टू रो इंटू एल बटा ए की जगह पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कहीं पे यूज होगा, ये भी याद रखिएगा। रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है। एल प्रतिरोधकता की लंबाई, प्रतिरोधकता की लंबाई। ये क्या होता है? क्षेत्रफल। समझें? कोई दिक्कत? देखिए, फिलामेंट जितना पतला तथा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, क्योंकि ये लंबा के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए, जो मैं बताया हूँ तुम क्लियर बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ विद्युत बल विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, जिसे हीट इक्वल टू क्या होता है? I² कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रतिरोध इंटू समय। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब परमाणु क्रमांक नाभिकीय आवेश, तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल, इसीलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या होती है? जो बताइए। चलिए बताइए। आई थिंक इसमें कुछ यहाँ पे भी डॉट डॉट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और कहीं पे एक जगह है, रुक जाइए। इलेक्ट्रॉनों की नाभिकीय 1 2 और कहीं बीच में है।
परमाणु त्रिज्या यहाँ पे, चलिए यहाँ पे भी एक है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखा हुआ है बोलिए तो। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, कोई दिक्कत? देखिए तो क्या यहाँ पे ये बढ़ता कौन, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। डी तो ऐसे कैंसिल हो गया। चलिए, तो नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है? जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, कोई दिक्कत? तो बढ़ता है मतलब यहाँ भी बढ़ना होना चाहिए, और यहाँ भी देखिए तो 2 ऑप्शन लगातार मिला, ये भी कैंसिल हो गया। चलिए, और क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, तो देखिए बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो लिथियम से फ्लोरीन तक का परमाणु त्रिज्या घटता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए आइए इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव में जानते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं मतलब कि इस साइड से इधर जाने पर, इस साइड से इधर जाने पर, ठीक है, परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, कोई दिक्कत? और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ता है, कोई दिक्कत? चलिए, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। चलिए, यदि राइट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हमारा क्या होता है, धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। और लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो क्या होगा, बढ़ता है, कोई दिक्कत? कौन, धात्विक गुण। चलिए आइए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और लिथियम, ये क्या है बताइए हमको। कितना परमाणु त्रिज्या, 145, सोडियम 180, पोटेशियम 220, रुबिडियम 235, ये क्या है जो बताइए हमको, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये क्या है, एल है या फिर आई है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, एल है या फिर आई है, जो बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण क्या होता है, बोलिए, क्यों दिखाई देता है? कहीं देखते हैं, कहीं खिड़की में छेद होता है, वहाँ से सनलाइट आता है तो बहुत सारा पार्टिकल उड़ते हुए दिखता है आपको रूम में, क्यों दिखता है जो बताइए तो। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण? चलिए, किस कारण दिखाई देता है बोलिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। छोटा छिद्र से यदि सनलाइट आ रहा है तो बहुत सारा पार्टिकल उड़ते हुए हमको दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए आइए पढ़िएगा, कुछ लिखा हुआ है। जब धुएं से भरे कमरे में प्रकाश प्रवेश करता है तो एक बारीक किरण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रकाश की किरण के माध्यम में पड़ने वाले जल बूंदे एवं धूल कणों के कारण विभिन्न रंगों में बिखराव होता है, ठीक है, इसी कारण दिया जाता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका परिकीर्णन उतना ही अधिक होता है। चलिए, जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका परिकीर्णन उतना ही अधिक होगा। जैसे कि देखिए, परिकीर्णन, ठीक है, लेम्डा के पावर 4 के क्या होता है, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य अधिक होने पर परिकीर्णन कम होता है तथा यह दूर तक गमन करता है। चलिए, इसीलिए देखते हैं लोग सिग्नल पे रेड लाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और परिकीर्णन सबसे कम होता है, फैलाव, ठीक है। सूर्य का सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल दिखना प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ता है। कोई दिक्कत? आकाश का रंग नीला इसीलिए प्रतीत होता है कि नीले रंग का परिकीर्णन जल बिंदुओं द्वारा सर्वाधिक होता है। कोई दिक्कत? चलिए, आकाश नीला क्यों दिखाता? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों में बिखर जाता है। कोई दिक्कत?
देखिए जितना जानना रहे उतना ही बताइए, नहीं तो हम अभी पूरा बताते। एक प्रिज्म बना के यहाँ से एक रे पास किए, ऐसे गया, ऐसे आया, 7 रंग में भेज हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे रेड होता है, यहाँ पे ब्लू होता है, इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, कोई दिक्कत? ये तो बताना इजी है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसका परिकीर्णन कम, जिसका परिकीर्णन कम उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा। चलिए, अपवर्तन। अपवर्तन की घटना में प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, उसी को अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा, अपवर्तन क्या कहता है। जैसे आप किसी पानी के गिलास में सिक्का डालिए तो ऊपर उठा हुआ दिखा, क्योंकि रेयरर से डेंसर में प्रवेश कर रहा है लाइट, इसी कारण थोड़ा ऊपर दिखा देता है। मछली जो मारते हैं तालाब में निशाना, तो मछली ऊपर दिखता है पर वास्तविक में बहुत नीचे रहता है, ठीक है। आइए, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? हमको लगा बिखराने से, यहाँ बिखरने से है, ठीक है। बोलिए, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? बताइए, कौन रोकता है? उपास्थि के छल्ले। कोई दिक्कत? कहाँ होता है जो बताइए। चलिए इसके बारे में बताते हैं। उपास्थि के छल्ले, देखिए उपास्थि के छल्ले, रिंग ऑफ कार्टिलेज कहाँ होता है? इस प्रकार से मुंह में बना होता है। कोई दिक्कत? वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। मानव के प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, ठीक है। फेफड़ों तब बाहरी वायु के आगमन होते नासिका, वायुनाल तथा इसकी शाखाएं मिलकर एक जटिल वायु मार्ग बनाती है, ठीक है। मानव में श्वास नालिका, ग्रेस नलिका इसोफेगस के आधार तल से चिपकी होती है, बोले ना, यहाँ गला से लेकर नीचे तक। कोई दिक्कत? चलिए, श्वास नाल की भित्ति हाइलाइन उपस्थिति के बने सी के आकार के छल्ले बने होते हैं। देखिए जैसे जो छल्ला है ना, जैसे ऐसे 11 के पास से रहता है, ऐसे रहता है, सी के जैसा बना रहता है, ऐसे ऐसे। कितने छल्ला रहता है? 26। चलिए, ब्रोंकिस बिच्छ गुहा में जाकर 2 श्वसनी में विभक्त हो जाते हैं। इसकी भित्ति में भी उपस्थित के छल्ले पाए जाते हैं। क्योंकि भित्ति में भी उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। फेफड़ों की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई एयर सैक या कुपिका कोश होते हैं। कोई दिक्कत? गैस का रक्त में आदान प्रदान इसी कुपिका के से होता है, एल्बियोली के माध्यम से होता है। कोई दिक्कत? गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? एल्बियोली से। क्वेश्चन पूछा हुआ है, गैसों के आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? एल्बियोली। चलिए, एल्बियोली कहाँ होता है? फेफड़ा में। कोई दिक्कत? एक होता है बिली। बिली होता है उंगली निमस, उंगली जैसा होता है, ऐसे ऐसे बना रहता है, इसमें ऐसे 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 बना रहता है। ये कहाँ रहता है? छोटी आंत में। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्न चित्र अध्ययन करें। बताइए कि कौन सा विकल्प इनमें से सही संरक्षण को दर्शाता है। मतलब कि देखिए, एक पत्ती बना हुआ है, ठीक है, इसको बीच से काटा गया है, ऐसे काट दिया गया, उसके बाद दिख रहा है इस प्रकार से। चलिए, तो बताना है ए के स्थान पे क्या होता है, ठीक है, इस स्थान पे क्या होगा, ये स्थान पे क्या होगा, ये स्थान पे क्या होगा, ये स्थान पे क्या होगा। चलिए ऑप्शन यहाँ है, बताइए। चलिए बताइए क्या होगा। जो यहाँ क्या होता है? ऊपरी अधिचर्म। कोई दिक्कत? देखिए तो, ऊपरी अधिचर्म और 2 में निचली बाह्य त्वचा। 2 कहाँ है? 2 कहाँ है?
निचली बाह्य त्वचा। तीसरा कहाँ है? रक्षक कोशिका। तीसरा रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका। वायु अवकाश। चौथा में क्या है? वायु अवकाश। और पांचवा क्या? हरित लवक। पांचवा में हरित लवक। कोई दिक्कत? देखिए किन्हीं को कोई दिक्कत? ऊपरी अधिचर्म, निचली बाह्य त्वचा, रक्षक कोशिका, वायु अवकाश और यहाँ हरित लवक। कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पढ़िए आप लोग। चलिए क्या बोला गया है? पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल व्यवीय भागों के बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें रंध्र कहा जाता है। देखिए जब पत्ता काटिएगा तो छोटा छोटा छिद्र होता है, उसमें रंध्र होता है, रंध्र उसको कहा जाते हैं। ठीक है। पत्तियों पानी आदान प्रदान करता है किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से। ठीक है। चलिए इन छिद्रों के चारों ओर गुर्दे से सेम के बीज के समान आकार की दो कोशिकाएं एवं रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। हरित लवक हरे रंग का होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में तथा पौधे में अन्य हरे रंग भाग में पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? रंध्र हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है। हरित लवक की बाहरी भाग द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है तथा इसकी गुहा में द्रव्य भरा होता है। इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के कई सतत या असतत पट्टिलिका पाई जाती है। इनके स्थानों पर झिल्लियों के रूप में व्यवस्थित रहती है। इन विशिष्ट रचनाएं को ग्रेन कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए ग्रेन में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया संपन्न होती है। स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 16 में श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? चलिए श्वसन की इन अभिक्रियाओं में किनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बताइए। चलिए किसमें आवश्यकता होता है जो बताइए हमको। पाइरूवेट को CO2 और H2O और ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए, पाइरूवेट को एथेनॉल में रूपांतरण करने के लिए, ग्लूकोज को पाइरूवेट में रूपांतरण करने के लिए, या पाइरूवेट को CO2 में रूपांतरण करने के लिए, जो बताइए। चलिए ऑप्शन क्या होगा इसका? पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा रूपांतरण में करने के लिए। कोई दिक्कत? आवश्यकता होती है। चलिए पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा रूपांतरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। व्यवीय तथा अवयवीय श्वसन दोनों में ग्लूकोज का विघटन होता है। ग्लूकोज कोशिका द्रव में पाइरूवेट 3 कार्बन अणु तथा ऊर्जा विभक्त होती है। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट विखंडन में होता है तथा इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन? ईस्ट विखंडन होता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी के कारण हमें थकान महसूस होता है और श्वास तेज चलने लगता है। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है। व्यवीय श्वसन में 38 ATP अणु तथा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसमें? व्यवीय श्वसन में। अवयवी श्वसन में 2 ATP और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। व्यवीय में 38 ATP होता है और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है। अवयवी में 2 ATP निर्माण होता है और 27 किलो कैलोरी उत्पन्न होता है। चलिए आइएगा 17 नंबर में। निम्नलिखित में कौन सा संबंध ओम के नियम के सही है? गणितीय रूप का निरूपण करें। चलिए V=IR कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा
ओम के नियम गणितीय निरूपण V इक्वल टू आई आर। किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वो V होता है तथा उससे प्रवाहित धारा I होता है। ओम के नियम V इक्वल टू आई आर। ठीक है। प्रतिरोधक R का मात्र वोल्ट प्रति एम्पेयर तथा ओम होता है। प्रतिरोध किसी चालक तार के प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। ठीक है, उसको प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तापमान पर इसके बढ़ते चालक तार के प्रतिरोध बढ़ा जाता है। लंबाई चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। समझे? तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ाएंगे तब भी बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल चालक तार के क्षेत्रफल के बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। समझें? लंबाई बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, ये यदि बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, कोई दिक्कत उल्टा हो जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? बोलिए। अंतःनिस्यंदन। कोई दिक्कत यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, भस्मीकरण मतलब किसी को जलाइए वाला उसको भस्मीकरण होता है। बाष्पोत्सर्जन मतलब पत्तियों में पानी जाता है। ठीक है। परासरण किशमिश फूलना। कोई दिक्कत? चलिए, जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है उसके अंतःनिस्यंदन कहा जाता है। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन यह एक मृदा जल में प्रवेश कर सकने अधिकतम दर को निर्धारित करता है। ठीक है। आइए, बाष्पो उत्सर्जन दर निर्भर करता है किस पे? तापमान पर और वायु के गति पर। ठीक है। आइए, और क्या दिया गया है कुछ इम्पोर्टेंट। परासरण में तरल का प्रभाव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। भस्मीकरण वायु के अनुपस्थिति में पदार्थ को अत्यधिक गर्म किया जाता है, उसे भस्मीकरण कहा जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? टीन लेड मिश्र धातु को फ्यूजदार बनाने के लिए यूज किया जाता है। सही है। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। क्या सही है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक के लिए फ्यूज बनाया जाता है। गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो 1 और 2 कहीं है? बताइए, ऑप्शन नंबर 1 और 2 कहीं है तो बोलिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, सी में 1 और 2 है। कोई दिक्कत? चलिए, आइए, विद्युतमय तार यानी कि लाइव वायर में जोड़ा जाता है फ्यूज को। कोई दिक्कत? 63% एसएन और 37% लेड बनाने के लिए होता है। इसका गलनांक 183 डिग्री होता है, तापमान पर गल जाता है। फ्यूज का तार उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। गलनांक निम्न, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठीक है। यह श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज 5 एम्पेयर से 10 एम्पेयर का होता है। शुद्ध विद्युत फ्यूज टीन का बना होता है। कोई दिक्कत? क्लोर अल्कली NaOH उत्पादन होता है। बताइए कैसा होता है उत्पाद? प्रक्रिया में 3 उत्पाद और उत्पन्न होते हैं। क्या? क्लोर अल्कली क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोर NaOH। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। कोई दिक्कत? चलिए, बी। आइए, क्लोर अल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, और NaOH उत्पन्न होता है। सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन लवण में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके विभाजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यह क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, 2NaCl एक्वस फॉर्म में है प्लस 2H2O क्या फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। कोई दिक्कत? L। विद्युत प्रवाह करवाएं तो 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बाहर निकल गया गैस के फॉर्म में। कोई दिक्कत? चलिए, एनोड पे क्लोरीन गैस एवं कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी में सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होगा? चलिए बताइए, कितना होगा बताइए। 2 क्रमागत समजातीय कितना होगा? यहाँ लिखा हुआ है 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी में सदस्यों के बीच अधिकतम द्रव्यमान के अंतर कितना होगा? 14। कोई दिक्कत? कैसे होगा देखिएगा। CH2 कोई दिक्कत? अंतर देखिए लिखल है CH2 का आणविक द्रव्यमान
सी का 12, एच 2 गो है तो 2 गुने 1, कोई दिक्कत, हो गया 14। आइए, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए, क्या होगा। Fe2O3, ठीक है, तो यहाँ Fe2 है तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 भरेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे Fe जो है इसके साथ 2 लगा हुआ है, ठीक है। आइए, Fe2 हो गया, FeSO4, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो यहाँ क्या होगा जो बताइए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए पी, यहाँ पे Q होना चाहिए, ठीक है, PQRS, ठीक है, यहाँ Q है, ध्यान रखिएगा Q। तो यहाँ पे यदि 2 लिखें तो Fe हो गया कितना, 2, तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, 1 रखेंगे तो ना ये 2 होगा गुना होके, Fe 2 रखना है तो यहाँ पे भी 2 हो गया। तो देखिए, तो 2 और 1 इस ऑप्शन में आ रहा है। आइए, SO2, यहाँ पर यदि 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, बताइए क्या होगा। यहाँ देखिए 1 रखे तो O 3 गो हो गया, यहाँ O 2 गो है, ठीक है, और यहाँ O 3 गो है, तो यहाँ पे भी 1 रखें तो 3 और 2 5, ठीक है। तो आइए बताइए यहाँ पे कितना हो रहा है, O 4 दूनी 8, यहाँ पे देखिए O 8 हो रहा है, कोई दिक्कत, तो O 8 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 3 5, यहाँ देखिए O 3 हो गया, 2 हो गया 5, यहाँ पर O 3, 5 3 8, मतलब बराबर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आइए, प्लास्टर कैल्शियम सल्फेट को अपघटन करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, 120 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं बताए थे और कहीं देता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत, निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस विघटित हो जाता है। चलिए ये बता दिए आपको हम पहले ऊपर। यहाँ देखिए संतुलन बताना है, क्या होगा जो C6H12O6, देखिए जैसे PPT बनाए हैं ना, तो यहाँ होगा C6H12O6 एक्वस फॉर्म में है। चलिए, यहाँ H12 है, ठीक है, तो यहाँ भी 12 होना चाहिए, तो यहाँ H2 है, तो यहाँ पे 6 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत, तो 6 इसमें है, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, तो हो गया C6। अब बताइए, तो 6 जब हो रहा है तो यहाँ पे भी 6 से गुना होना चाहिए, तब ना होगा 6। O12, देखिए तो O12 है, या फिर यहाँ देखिए O2 CO2, तो छो छो हो गया, मतलब कि हमको वो 12 लाना चाहिए, 12। देखिए तो हो रहा है, कौन सा ऑप्शन में हो रहा है बताइए। चलिए, देखिए मैं क्लियर बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ 6 रखेंगे, मान लिए हीट एंड ट्रायल विधि से, देखिए ना C6H12O6, ठीक है, H12 लाना है हमको। यहाँ छो रखेंगे तो 12 हो गया H, ठीक है, छो दूनी 12, और O हो गया 6, कोई दिक्कत, यहाँ भी 6 हो गया। अब आइए, चलिए C6 लाना है, मतलब यहाँ भी 6 रखेंगे, तो 6 दूनी 12, ये C6 हो गया और वो हो गया 12, मतलब कि यहाँ वो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, 8 1 9 हो रहा है, मतलब 6, और यहाँ 3 होना चाहिए आई थिंक। देखिए दिखाता हूँ, तेईस नंबर क्वेश्चन है, 6H2O। क्वेश्चन लगता है गलती या फिर सही है, समझ में नहीं आ रहा है, एक सेकेंड क्वेश्चन मिला लेते हैं। H2O CO2 गैस में है, C6H12O6 एक्वस फॉर्म में है, O2 है प्लस H2O है, ठीक है।
मतलब कि ये इतना दिया हुआ है और टूट कर इतना बना है, ठीक है। 6 दूनी 12, C6H12 तो यही हो गया, H2O बाहर निकल रहा है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे मेरे अनुसार आंसर ये होना चाहिए, कोई दिक्कत? आइए, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। छः दूनी 12, 12 6 18, ठीक है 18। समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ मान लिए 6 रखें तो ये हो गया 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 हो गया। यहाँ भी 6 रखें, कार्बन 6, तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। ऑक्सीजन 12, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन 6 हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, बाद में बताएंगे आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताया हुआ है 6O2। देखिए यहाँ 6 रखना था, समझे, यही गलती हो रहा था, हम लोग यहाँ रख रहे हैं तो 6। चलिए यहाँ पे भी नहीं रखाएगा 6, वही बढ़िया से नहीं दिख रहा था। देखिए यहाँ यदि 6 रखिएगा, देखिए दिखाया हुआ है ना, यहाँ 6 रखें तो यहाँ 6 रखिए, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 6 यहाँ भी रखाएगा। चलिए देखिए, प्रकाश के क्लोरोफिल पड़ने के कारण टूट रहा है, जो बताते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, कोई दिक्कत? 6 रख रहे हैं दोनों जगह, तब बराबर हो रहा है। चलिए, क्लोरोफिल के मैग्नीशियम अणु होते हैं जो प्रकाश के फोटोन ऊर्जा में अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन O2 प्राप्त होता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है O2। चलिए, यदि आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, जो बताइए। कोण हो जाएगा 0 डिग्री, कोई दिक्कत? देखिए इसका मैं बता देता हूँ। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई आ रहा है तो उसी ओर लौट जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाता है, कोई दिक्कत? बाकी देख लीजिएगा। अवतल दर्पण में फोकस होता है ऋणात्मक, वस्तु दूरी भी ऋणात्मक, प्रतिबिंब होता है धनात्मक, कोई दिक्कत? चलिए आइए, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बता देता हूँ। कॉपर टी निषेचन रुक जाएगा, कोई दिक्कत? मुख्य गोलियाँ किस लिए किया जाता है, रोपण रुक जाएगा। आइए, कॉन्डोम का उपयोग क्यों किया जाता है, शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचने के लिए। कॉन्डोम लगा लेंगे तो मेरा जो निकलता है वो मतलब ग्रीवा तक नहीं पहुंच पाएगा। नलिका अच्छेदन, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला का डी, फर्स्ट का डी कहीं है भाई? कहीं तो है ही नहीं पहला का डी यार, ये क्या हो गया? ये ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है हमको, आई थिंक। पहला का डी, ABCD, कहीं तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, पुरुष के नसबंदी वेस्कोटोमी, महिला के नसबंदी ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, थैंक्स वीडियो देखने के लिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट लाऊंगा फिर कल। थैंक्स।